की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर आपके जैसे बाजार के दिग्गज का भरोसा है और इसी भरोसे से कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मिलता है। म्यूचुअल फंड का ही जिक्र किया आपने, और अगर अक्टूबर में म्यूचुअल फंड इनफ्लोज की बात करें, 22% का इजाफा, वहां पर 41,887 करोड़ के फ्लोज देखने को मिले इक्विटी फंड कैटेगरी में ही, इक्विटी फंड सेगमेंट में ही। फंड मैनेजर्स आपके जैसे इस तरह के जब कैश लेवल्स या इस तरह के इनफ्लोज नजर आते हैं, उसे किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं? और कैश होल्डिंग जब लगातार इक्विटी में एक्टिव होती नजर आती हैं, कौन से सेक्टर्स पर आपकी नजर रहती है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इतना इन्फ्लो आया, बट हमें नेट इन्फ्लो देखना पड़ता है। आप जो बता रहे हो ग्रॉस इन्फ्लो है, तो एग्जैक्टली उतना कैश फ्लो, इतना कैश नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें जो कैश लेवल है वो आपको हाइब्रिड फंड्स को हटा के देखना पड़ेगा कि हाइब्रिड फंड में या एसेट एलोकेशन फंड में जहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी के चलते में कैश क्रिएट किया जाता है, तो उन सबको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो तीसरा जो पॉइंट है, जैसे कि जितना भी इन्फ्लो रहता है, हम लोग स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है जब सिनारियो अनसर्टन होता है, जैसे ग्लोबल सिनारियो अनसर्टन है, या घरेलू मतलब जैसे कंपनी के नतीजे भी थोड़े वीक आ रहे थे, तो उस टाइम पे परचेसिंग थोड़ा स्लो कर देते हैं हम लोग, जिसके कारण थोड़ा कैश पाइलअप हो जाता है। बट जैसे जैसे मौका मिलता जाता है हम लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कैश पाइलअप किया है तो हमें बाई करना है। हाँ, हम लोग भी अच्छी कंपनी का वेट करते हैं, सही वैल्यूएशन का वेट करते हैं, तभी हम कैश डिप्लॉय करते हैं हम लोग। और काफ़ी अच्छी कंपनियां भी इसमें नीचे आई है, और लॉन्ग टर्म इन सब का हमें भविष्य बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग कंटिन्यूस जैसे 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 मौका मिलता है हम लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है योगेश भाई, ये तो मैं जानता हूँ कि आपकी कंप्लायंस का फैक्टर, आप सीधा सीधा कंपनी के नाम तो नहीं बताओगे कि जहाँ पे अच्छी कंपनी भी है और इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो, बट हाँ सेक्टर बता सकते हो, इसमें कोई कंप्लायंस नहीं आएगी सर। थीम बता सकते हो, इसमें कोई कंप्लायंस नहीं आएगी। थोड़ा और फाइन ट्यून करना चाहते हो तो आप एक सेगमेंट भी बता सकते हो योगेश भाई, उसमें भी कोई कंप्लायंस नहीं आएगी आपके आड़े। तो थोड़ा और गाइड कीजिए, ये अच्छे वाला एरिया कौन सा है? जी, सी हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन ड्रिवन है, तो हमें 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। इनिशियली आप जो भी देखेंगे वो कैपेक्स रिलेटेड ग्रोथ देखेंगे, जैसे कैपिटल गुड, इंजीनियरिंग, और दैट जैसे पावर इक्विपमेंट भी उसमें आ जाएगा। एंड सेकंड जो पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है जहां जहां पे हो रहा है। और तीसरा जो लेग होता है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन अभी स्लो चल रहा है, हो सकता है 1 साल के बाद ये कंजम्पशन सेक्टर वापस रिबाउंड हो। बट पहले जो 2 इंजन है वो इकोनॉमी को और इंडिया को ड्राइव कंटिन्यूस करते रहेंगे अगले 5 से 6 सालों तक, क्योंकि कहीं कहीं जगह पावर सेक्टर का ओवरऑल कैपेक्स कम से कम 45-50 लाख करोड़ है अगले 7 से 8 सालों में। तो इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो, चाहे ट्रांसफार्मर कंपनी हो, ट्रांसमिशन कंपनी हो, या पावर जनरेशन रिलेटेड कंपनी हो, उन सभी को बहुत बहुत फायदा होगा। एंड कुछ कुछ इंजीनियरिंग कंपनी है, जैसे कि काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैपेक्स कर रही है, जो कंप्रेसर रिलेटेड रह सकती है, जो मोटर रिलेटेड रह सकती है, उन सबको भी काफ़ी फायदा होगा। और काफ़ी एक्सपोर्ट रिलेटेड, जैसे चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी फार्मा में या सीडीएमओ बिजनेस में आ रही है, तो उन सब कंपनीज को भी अच्छा खासा फायदा रहेगा 3 से 4 सालों में। तो हमें ये कई जगह 2 चीजें अच्छे से नोटिस करनी है, सेक्टर ग्रोइंग रहे, हाई ग्रोथ वाला रहे, जहाँ पे हेडविंड्स कम रहे। तीसरा जो पॉइंट जो है सबसे बड़ा है वैल्यूएशन, कि सही एरिया में रहना, सही प्रमोटर के साथ रहना, और सही वैल्यूएशन भी उतना ही जरूरी है। तो ये 3 फैक्टर इन्वेस्टर को नजर रखने पड़ेंगे जब भी इन्वेस्ट करेगा।